हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। जैसा कि अगर मैं आपके साथ सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अगर मेंशन करूं, तो मैंने जैसा कि कहा था कि मध्यकालीन जो भारत रहेगा उसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें पूर्व मध्यकाल की बात हुई थी, उसके बाद सल्तनत काल और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मुगल काल। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो पूर्व मध्यकाल को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके बाद जो रहेगा सल्तनत काल में मैंने जैसा कि बताया था आपको 5 राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। लगभग सल्तनत काल जो रहेगा वो रहेगा 1206 से लेकर 1526 के बीच में। तो सल्तनत काल में हम 5 वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें गुलाम वंश रहेगा, खिलजी वंश रहेगा, उसके बाद तुगलों के तुगलकों के बाद देखा जाए तो सैयद और फिर लोधी वंश आपको देखने को मिलेगा। तो हमने जो है अभी तक क्या डिस्कस कर लिया इसमें, तो जैसा कि मैंने कहा कि पूर्व मध्यकाल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने सल्तनत काल में भी गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है आज से हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं खिलजी के बारे में, आखिर कौन थे, कहाँ से आए थे और तुर्कों से किस प्रकार से संबंधित थे। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इनके प्रमुख राजा रहे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक महान व्यक्तित्व या कहे एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या विवादित व्यक्तित्व जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि कौन से महत्वपूर्ण शासक इस वंश में हुए। तो खिलजी वंश की अगर बात की जाए तो 1290 से लेकर 1320 तक इनका हमें शासनकाल देखने को मिलता है। मात्र 30 वर्षों में शासनकाल था, लेकिन इतिहास में अपनी छाप पूरी तरह से छोड़ गया। जिसमें पहला शासक आपको देखने को मिलेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 6 साल का शासन करता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे बीच में जो है एक और शासक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है 1296 में रहेगा, जिसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी कर देगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलेगा, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर और फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और लास्ट में जो है आपको खुसरो खान, जो आपको पांचवा देखने को मिलेगा वो खुसरो खान देखने को मिलेगा। तो ये जो है इस प्रकार से सारी बातचीत रहेगी। जो शासक है वो इस प्रकार से रहेंगे, पहला जलालुद्दीन, फिर रुकनुद्दीन, उसके बाद अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और फिर खुसरो खां। तो इस प्रकार से चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि खिलजी आखिर कौन थे, और जब खिलजियों ने सत्ता परिवर्तन किया तो उस घटना को खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए खिलजियों के बारे में, तो खिलजी जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुर्कों के बारे में अगर बात की जाए तो तुर्कों में भी जनजातीय विभाजन देखने को मिलता है, और माना जाता है कि तुर्कों में लगभग 64 जातियां थी तुर्कों की, जिनमें से एक जाति थी जिसे खिलजी के नाम से जाना जाता है। तो खिलजी कोई अलग नहीं थे, ये भी तुर्कों में ही आते थे। और ऐसा माना जाता है कि खिलजी जो है ये अफगानिस्तान हेलमंद से आए थे। हेलमंद अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि ये भी तुर्कों की ही जाति थी, तुर्कों से ही संबंधित थे या तुर्कों में ही आते थे, और हेलमंद अफगानिस्तान से जो है भारत आए थे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि खिलजी कौन थे। और अब बात करते हैं खिलजी क्रांति। जो खिलजी वंश की स्थापना हुई उसे क्यों जो है खिलजी क्रांति कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं खिलजी क्रांति। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्रांति क्या होता है। तो क्रांति देखिए, क्रांति का सीधा सा अर्थ होता है कि छोटे से समय में या थोड़े से अल्पकाल में बड़े परिवर्तन, छोटे समय में बड़े परिवर्तन ही क्रांति कहलाते हैं, क्रांति कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि छोटी सी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि 1286 में मृत्यु होगी बलबन की। बलबन के बाद आपको देखने को मिलेगा कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद आपको देखने को मिलेगा क्यूमर्स। क्यूमर्स तो देखिए, लगभग बलबन इतनी स्ट्रांग उसने रियासत बना रखी थी, अपना प्रशासन इतना स्ट्रांग रखा था कि एक समय तक ऐसा लगने लगा था कि बलबन के वंशजों को खत्म ही नहीं किया जा सकता, या बलबन इतना स्ट्रांगली उसके वंशज जो है आगे चलकर राज करेंगे। लेकिन महज देखने को मिलेगा आपको कि 4 सालों में ही खत्म हो गए। तो 4 सालों में पहले तो क्या हुआ, गुलाम वंश की समाप्ति। खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, तो सबसे बड़ा जो बात हुई वो हुई गुलाम वंश की समाप्ति हुई। दूसरा अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे कैकोबाद की अगर बात की जाए तो कैकोबाद को यमुना में फेंक दिया था, किसके द्वारा? फिरोज खिलजी के द्वारा। और क्यूमर्स की अगर बात की जाए तो क्यूमर्स की भी उसने 3 महीने के लिए बिठाया था। फिर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसने इसकी भी हत्या कर दी थी। तो गुलाम वंश की समाप्ति के बाद जो है खिलजी वंश की शुरुआत होती है। उसी तरह हमें देखने को यहाँ पे एक और चीज़ मिलेगी कि दूसरी जो घटना हुई, दूसरी घटना क्या है? जो खिलजी साम्राज्य है, अभी तक जो है साम्राज्य विंध्य तक था। अभी तक क्या था? जो गुलाम वंश का साम्राज्य था वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे विंध्य पर्वत है। इसी से ऊपर आपको देखने को मिलेगा बंगाल वाला हिस्सा हो या इस तरफ को केवल साम्राज्य था। लेकिन अब जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो वो दक्षिण कन्याकुमारी तक उसका साम्राज्य पहुंचेगा, मदुरई तक आक्रमण करेगा। तो दक्षिण तक साम्राज्य विस्तार, दक्षिण तक साम्राज्य का प्रभाव, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसने कंट्रोल किया था, ना कि प्रत्यक्ष रूप से, तो इसलिए प्रभाव कहना ज़्यादा अच्छा होगा, कब्जा नहीं किया था उसने उस स्थान पे। और तीसरी जो चीज़ देखने को मिलेगी, तो अभी तक क्या होता था, जितने भी तुर्क शासक हुए थे गुलाम वंश के, उन्होंने क्या किया था, अभी तक तुर्कों को ही, केवल जो तुर्क अमीर थे उन्हीं को सत्ता में बड़े पद दिए जा रहे थे। लेकिन अब क्या था, तुर्कों की सत्ता का, तुर्कों की सत्ता को चुनौती मिली, की सत्ता को चुनौती मिली। तो ये तीसरा कारण रहेगा कि अब तक जो आपको देखने को मिलेगा केवल तुर्कों को ही बड़े-बड़े पद मिल रहे थे। लेकिन यहाँ से अब ये देखना शुरू होगा कि जो गैर तुर्क है, जो अप्रवासी लोग हैं, उनको भी बड़े पद मिलना शुरू होंगे। जो हिंदू लोग हैं, उनको भी बड़े पद मिलना शुरू होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि 3 बड़े जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना के साथ ही 3 बड़े परिवर्तन हुए। गुलाम वंश की समाप्ति हुई, दक्षिण तक साम्राज्य का प्रभाव पड़ा और तुर्कों की जो है सत्ता को चुनौती मिली। यानी कि तुर्कों के जो एकाधिकार बने हुए थे पदों पर, वो अब समाप्त हुए। तो 3 बड़े परिवर्तन आए और मैंने यही कहा था कि छोटे समय ही में बड़े-बड़े परिवर्तन ही क्रांति कहलाते हैं। तो खिलजी क्रांति इसी घटना को कहा जाता है। आई होप आपको ये बात जो है क्लियर होगी और आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। क्योंकि आप देखिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी चीज़ होगी तो कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए देखते हैं हम एक-एक करके शासकों के बारे में कि कौन से प्रमुख शासक इस समय इस वंश के हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। देखिए खिलजी वंश का संस्थापक था गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान क्यूमर्स को हटाकर सत्ता संभाली थी। तो ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि बलबन के बाद कैसे कैकुबाद और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स बैठा। दरबारी और सैन्य समर्थन से आता था, सत्ता में आया और दिल्ली सल्तनत का पहला गैर तुर्क शासक था। गैर तुर्क शासक था, लेकिन ये भी तुर्क था। तो ये तुर्क, आप ध्यान रखिएगा कि पहले जो 4 वंश है आपको देखने को मिलेगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और सैयद वंश, ये सभी जो है क्या है, तो ये तुर्क हैं। हालांकि अलग अलग जातियों से हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो लोधी वंश आएगा वो पहला अफगानी वंश होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से गैर तुर्क है, लेकिन तुर्कों का ही एक हिस्सा है। जो तुर्क जो खुद को मतलब एक डोमिनेंट या एक प्रकार से रक्त में उच्च लोग मानते थे, वो उन तुर्कों से अलग था। जैसा कि मैंने कहा कि 64 जो जनजातियां थी उनमें से 64 जो शाखाएं थी इनकी जातियों की, उसमें से एक शाखा ये भी थी खिलजी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि गैर तुर्क शासक था, लेकिन वैसे तुर्कों में ही आता था। बुजुर्ग था और उदार प्रवृत्ति का था। तो देखिए 70 वर्ष की आयु में जो है इसने गद्दी को प्राप्त किया था। ये ध्यान रखिएगा आप। क्षमा की नीति में विश्वास करता था। तो इसने सबसे बड़ी बात क्या की थी, जैसा कि कहा क्षमा की नीति में विश्वास रखता था। ये इसको आप कह सकते हैं उदारता की नीति अपनाई, उदारता की नीति अपनाई। अभी तक क्या था, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने जो है धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी सुल्तान थे या जो भी सामंत थे उन पर इसका कंट्रोल छूटने लगा था। बलबन की लौ रक्त नीति का क्या संबंध था या क्या तात्पर्य था, तो वो कहता था कि लौ से मतलब था कि सामंतों को इस प्रकार से विद्रोह को कुचलो और उनकी पीढ़ियों को या उनके बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लो, ताकि किसी प्रकार से वहां पे दूसरी बार या उसके विरुद्ध कोई सामंत दूसरी बार विद्रोह करने की कोशिश ना करे। लेकिन इसने जो है इस नीति को पूर्णतः त्याग दिया, इसका त्याग किया और इस नीति को अपनाया, उदारता की नीति को अपनाया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि पहले एक सैन्य जनरल था। इसके बारे में आगे जानते हैं। तो देखेंगे कि पहले एक सैन्य जनरल था, बाद में 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत कर गद्दी पर बैठा। तो पहले जब इस सैन्य जनरल हुआ करता था, तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि इसे शाइस्ता खान की उपाधि दी गई थी। शाइस्ता खान यानी कि सज्जन खान, यानी कि सज्जन व्यक्ति के रूप में इसको जो है उपाधि दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी, तो ये कैकुबाद ने उपाधि दी थी इसको।
और ये जो है जब ये सूबेदार हुआ करता था या सैन्य जनरल हुआ करता था तो कौन सी पोस्ट पर था? सरे जहांदार की पोस्ट पर था। जहांदार की पोस्ट पर था, जो शाही अंगरक्षक होते हैं, काफ़ी मेन पोस्ट होती थी उस दौरान की, तो उस पोस्ट पर ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें इसके समय में होती हैं। आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो गुजरात और देवगिरी का आक्रमण होता है। उसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी 1296 पर सफल आक्रमण किया और अपार धन लूटा। जलालुद्दीन को धोखा देकर स्वयं सत्ता हथियाने की योजना बनाई। तो देखिए हुआ क्या है, घटना कुछ इस प्रकार से है कि जो देवगिरी का शासक था, तो देवगिरी को इस समय तक माना जाता था कि ये वाला इलाका जो है देवगिरी महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, कि काफ़ी समृद्ध इलाका था। समृद्ध इलाका था और दूसरी ओर क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी धीरे-धीरे अब शासक बनने की महत्वाकांक्षा पाल चुका था। और वो बिल्कुल भी मतलब चाचा उसके जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, अलाउद्दीन के चाचा थे। लेकिन उसका क्या था कि भले ही वो उनके विरुद्ध ना जाता, लेकिन उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये थी क्योंकि वो जो उनके चाचा थे, उनकी नीतियाँ बिल्कुल ही उदार थी और वो साम्राज्य को खोखला करती जा रही थी। इसलिए वो उनके विरोध में गए और वो शासक बनने की महत्वाकांक्षा पाल बैठा। जब उसने शासक बनने की महत्वाकांक्षा पाली तो उसको पैसा चाहिए था, वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा देवगिरी की लूट से। तो उसने जो है 1296 में देवगिरी को लूटने का प्रयत्न किया और इसी में जो धन उसे प्राप्त हुआ, तो इसी के चक्कर में जब इसको धन प्राप्त होता है और बिना फिरोज खिलजी को बताकर ये क्या करता है, देवगिरी पर आक्रमण कर देता है और फिरोज खिलजी जो है इससे जब उसके उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी के लिए या अपनी कार्रवाई के लिए उत्तर मांगता है, तो वो क्या करता है, वो टालने लगता है और वो मिलने ही नहीं आता। दिल्ली जब उसको बुलाया जाता है फिरोज खिलजी के द्वारा, तो दिल्ली आने से मना कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि चाचा मुझसे गलती हो चुकी है, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। तो जब इसको फिरोज खिलजी को इस बात के बारे में पता चलता है, तो फिरोज खिलजी सोचता है कि उसे शायद ज़्यादा शर्मिंदगी होगी या कुछ प्रकार से वो बहुत ज़्यादा लज्जित होगा, तो इसलिए वो स्वयं जो है उससे मिलने चला जाता है। लेकिन वो गलती क्या करता है, जब वो कड़ा मानिकपुर वाले क्षेत्र में जाता है, इलाहाबाद वाले इलाके में, तो गंगा से दूसरी साइड को अपनी सेना छोड़ जाता है और कुछ भरोसेमंद 10-20 व्यक्तियों के साथ वो कहाँ जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इसी उसकी लापरवाही का फ़ायदा उठाकर उसकी हत्या कर देता है और देखने को मिलेगा कि फिर अलाउद्दीन खिलजी आगे चलकर क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो सुल्तान बनने के पीछे की ये देवगिरी की लूट ही सबसे बड़ा कारण थी, जो अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी प्राप्त होती है दिल्ली की। खैर देखते हैं फिरोज खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब जाएँगे तो ज़्यादा बातें जानेंगे। 1296 में अलाउद्दीन ने छल से उसकी हत्या कर दी और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। उसकी हत्या के बाद अलाउद्दीन ने सत्तारूढ़ होकर साम्राज्य को मजबूत किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उसने एक नए वंश खिलजी वंश की नींव रखी। तो इस प्रकार से जो है इतनी चीज़ें हमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जानने को मिलती है। लेकिन कुछ और चीज़ें जो है हम ऐड करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहली बात 1292 में इसके समय में आपको देखने को मिलेगा कि मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोलों का आक्रमण हुआ और किसकी अध्यक्षता में या किसके नेतृत्व में, तो अब्दुल्ला नामक सेनापति में के नेतृत्व में जो है मंगोलों ने आक्रमण किया। दूसरा जो हलाकू था, हलाकू हलाकू का जो पुत्र था जिसका नाम था उलुग खान, उसका आक्रमण भी आपको इसी के दौरान देखने को मिलेगा। ये फिरोज खिलजी के कार्यकाल में ही देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत पर। तो ये जो है 1292 मंगोल आक्रमण से संबंधित है। और एक और चीज़ आपको इसके बारे में देखने को मिलेगी कि वो चीज़ क्या है, मुगलपुर या मंगोलपुरी। ये क्या है, तो ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में क्या था, 4,000 मंगोलों को, लगभग 4,000 मंगोलों को जो है फिरोज खिलजी के द्वारा शरण दी गई थी। और जहाँ पे ये शरण दी गई थी जिन लोगों को, उस जगह को क्या, जहाँ पे ये 4,000 मंगोल लोग रहा करते थे, उसी जगह को क्या कहा जाता था, तो मुगलपुर या मंगोलपुरी कहा जाता था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, किलोखरी अपनी राजधानी लेकर चला गया था। किलोखरी राजधानी लेकर चला गया था। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में एक चीज़ ये महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इतनी कुछ चीज़ें संबंधित है फिरोज खिलजी से। तो फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से हत्या करता है उसकी, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि किस प्रकार से वो जब सत्ता में बैठा तो उसने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई और कैसे वो जो है आगे बढ़ा। तो चलिए जानते हैं। तो अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, 1296 में
1296 में गद्दी पर बैठा और 5 जनवरी 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। अ, भतीजा था और दामाद था किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ये ध्यान रखिएगा आप। और इसका याद रखिएगा गुरशास्प। गुरशास्प जो है इसका बचपन का नाम था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहा करता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसने जवाबित पर शासन किया था। जवाबित पर शासन किया था। अब ये क्या होता है, तो थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक क्या होता था, जैसे मान के चलिए जो मुस्लिम आपको साम्राज्य देखने को मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि जो मुस्लिम साम्राज्य होते हैं वहाँ पे आपको 2 तरह के शासन देखने को मिलेंगे। 2 तरह के शासन में एक आएगा कुरान या इस्लाम का शासन, इस्लाम का शासन, और दूसरा आएगा जवाबित का शासन। अब क्या फ़र्क है इसमें, तो इस्लाम के शासन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुरान, हदीस और कयास आदि के माध्यम से, आदि में जो रूल वर्णित हैं, चाहे वो मोहम्मद साहिब के हो या बात की जाए अन्य जो उलेमा लोग हुए, अन्य जो मुस्लिम धर्म के पुजारी लोग हुए, उनके द्वारा जो है जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे वो कुरान, हदीस और कयास में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर शासन कोई शासक करता है तो उसे कहते हैं कि वह शासक क्या कर रहा है, इस्लाम का शासन या इस्लाम के माध्यम से शासन कर रहा है, इस्लाम के मूल्यों को मानकर जो है शासन सल्तनत में कर रहा है, तो उसका जो शासन व्यवस्था होगी वो इस्लाम का शासन होगा। लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जो आपको देखने को मिलेंगे कि वो इस बात से भली-भांति परिचित थे कि जो भारत है वो एक विविधीकृत देश है या विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ पे किसी एक जाति के या किसी एक धर्म के लोगों के नियमों के माध्यम से जो है भारत की 70% या 80% जो अलग धर्म से संबंधी जनता है उस पर शासन नहीं किया जा सकता। तो जवाबित का शासन ये कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार शासन किया जाए। हिंदू लोगों के लिए अलग लॉ हो, मुस्लिम के लिए अलग लॉ हो, अन्य धर्म के जो लोग हैं उनके लिए अलग लॉ हो। तो ऐसे जो शासन करते थे वो क्या करते थे कि इस्लाम के जैसे कुरान, हदीस और कयास की मैंने बात की, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहते थे। और जब वो इन चीज़ों से दूर रहते थे तो जो उलेमा वर्ग, जो पुजारी वर्ग होता था, उनकी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लगता था और वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी शक्तिशाली शासक हुए वो तभी शक्तिशाली हो पाए जब उन्होंने धर्म से राजनीति को दूर रखा। और यही सबसे बड़ा उद्देश्य भी होता है कि धर्म जब तक राजनीति से दूर रहेगा तब तक राजनीति भली प्रकार से की जा सकती है। जैसे ही धर्म राजनीति में आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी चीज़ों में। तो इस प्रकार से जो है जितने भी शासक हुए जवाबित के, जितने भी आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, जैसे अगर बात की जाए बलबन के बारे में, बलबन जवाबित पर शासन करता है। बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो वो भी जवाबित पर शासन करता है। और बात की जाए आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो वो भी जवाबित पर शासन करता है। और आपने इन्हीं 3 शासकों के बारे में ज़्यादातर सुना होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है कुछ अलग कार्य किए। बाकी जो इस्लाम के माध्यम से शासन कर रहे थे, उनकी नीतियाँ वही थी, लोगों को खुश करने की ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी, उलेमा वर्ग और उमरा वर्ग को संतुष्ट करके चल रहे थे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि जवाबित पे शासन करने वाला जो शासक होगा वो काफ़ी अच्छे से शासन करेगा और उसकी नीतियाँ लोगों को प्रभावित करने वाली होगी, ना केवल लोगों को बल्कि बड़े स्तर पर उसकी राजनीतिक घटनाओं को भी प्रभावित करेगी। तो ये चीज़ें जो है इस प्रकार से आपको मुस्लिम सत्ता के मॉडल देखने को मिलेंगे, जो 2 मॉडल थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए अब देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियानों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी शासक के बारे में पढ़ेंगे, किसी शासक की नीतियाँ पढ़ेंगे, तो देखिए जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? इसका एक राजनीतिक जीवन होगा, कुछ आर्थिक चीज़ें होंगी, कुछ समाज के बारे में चीज़ें, इसने कुछ समाज के संबंधित इसने निर्णय लिए होंगे, कुछ जो है इसने धर्म से संबंधित निर्णय लिए होंगे, कुछ इसने जो है वास्तुकला, कला के कार्य किए होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो जो मानव जीवन के आयाम होते हैं वो यही 3, 4, 5, 6 आयाम होते हैं, मानसिकता के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आगे चलकर उस प्रकार से जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है हम यही चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं राजनीति के बारे में, राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो अगर राजनीति में बात की जाए तो राजनीति में सबसे पहले हम देखेंगे
राजनीतिक जीवन कैसा था अलाउद्दीन खिलजी का? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले सुल्तान। तो सुल्तान की बात की जाए तो सुल्तान बिल्कुल निरंकुश था, यानी कि उसके ऊपर जो है कोई सत्ता नहीं थी, वह अपने निर्णय स्वयं लेता था। हालांकि यहाँ तक कि खलीफा के निर्णयों को भी ये व्यक्ति नहीं मानेगा। आपको देखने को मिलेगा जैसे इल्तुतमिश ने जो है खलीफा से अपने प्रतिनिधित्व के लिए खिल्लत प्राप्त की थी, वैसा कुछ भी खिलजी नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उमराव जो अमीर वर्ग होते थे उनको बिल्कुल ये क्या करेगा, उनको समाप्त करने की कोशिश करेगा या उनको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। तीसरा आपको देखने को मिलेंगे उलेमा। तो जैसा कि मैंने कहा जवाबित प्रशासन करेगा, जवाबित प्रशासन करेगा उसका मतलब उलेमा कमजोर होंगे। तो इस प्रकार से आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है हम देखेंगे साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से होगा और कहाँ कहाँ जो है इसका साम्राज्य पहुंचेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो साम्राज्य विस्तार में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा ये तत्कालीन भारत का मैप होगा और यहाँ पे दिल्ली से शासन किया जा रहा होगा। तो दिल्ली से आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण करेगा। गुजरात पर लगभग 1299 98 99 के आसपास जो है अटैक किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये क्या करेगा, इस तरफ को आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो राजपूताना वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाला इलाका, उस पर ये कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रणथंभौर। रणथंभौर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चित्तौड़। रणथंभौर की अगर बात की जाए तो ये देखने को मिलेगा 1301 में, चित्तौड़ देखने को मिलेगा 1303 में, और उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर रणथंभौर, चित्तौड़, और फिर 1311 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जालौर। और इन तीन बड़े राज्यों पर सत्ता हासिल करके या कब्जा करके जो है पूरे राजपूताना पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, कब्जा हो जाता है। धीरे धीरे इन विजयों से या चित्तौड़ से ज़्यादातर जो राजपूत शासक थे वो भयभीत हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चले जाते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मालवा वाले क्षेत्र पे आक्रमण करेगा ये, मालवा वाले क्षेत्र पे 1305 में। फिर उसके बाद आपको मारवाड़ जो राजस्थान वाला इलाका है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा मारवाड़ या सिवान की बात की जाए, मारवाड़, मारवाड़ वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा 1308 में, और जलौर की मैं बात कर चुका हूँ 1311 में। फिर ये क्या करेगा, विंध्या को पार करके जब उत्तर भारत के लगभग सारे क्षेत्रों को ये जीत लेगा, उसके बाद ये क्या करेगा दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 1307 में देवगिरी। उसके बाद बारंगल तेलंगाना वाला जो क्षेत्र होगा काकतीय शासकों पर। उसके बाद आपको द्वारसमंद देखने को मिलेगा, द्वारसमंद में नीचे आएगा, और फिर जो है मदुरई पांड्या राजाओं को ये कब्जे में करने की कोशिश करेगा। तो 307 में ये घटना, 1307 में ये घटना रहेगी। फिर 1310, 1311, और ये घटना भी लगभग 1311 के आसपास की है। 1310 1311 के आसपास की ये घटनाएं रहेंगी। तो इस प्रकार से जो है उसका साम्राज्य विस्तार रहता है और वो धीरे धीरे सत्ता पर कंट्रोल करने का पूरी तरह से प्रयास करेगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रमुख अभियान कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले 1296 में देवगिरी का, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि 1296 में देवगिरी राज्य पर आक्रमण करता है। यादवों का राज्य था महाराष्ट्र, और सफल लूट की दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए इसने धन एकत्र किया। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। तो देवगिरी का इस समय जो राजा होता है वो रामचंद्र होता है। थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 1297 और 98 के अभियान पर, जो रहेगा गुजरात का अभियान। तो गुजरात के अभियान की बात की जाए तो गुजरात का जो शासक होता है वो कर्ण, राजा कर्ण होता है। अब गुजरात पर आक्रमण करने के क्या कारण थे, तो थोड़ा इसको समझिएगा। एक, उपजाऊ भूमि थी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि बंदरगाह थे, बंदरगाह एंड व्यापार इसका सबसे बड़ा कारण रहेगा। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा ये वाला हिस्सा जो है गुजरात वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे। तो ये वाला यहाँ पे खूब सारे बंदरगाह, वर्तमान में आपको कांडला बंदरगाह इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ के बंदरगाहों के लिए, क्योंकि व्यापार जो है किसी भी राज्य की रीढ़ होती है अर्थव्यवस्था की, तो इसको ये था कि अगर ये समुद्र तक किसी प्रकार से पहुँच पा लेता है तो इसका जो व्यापार होगा अफ्रीका के साथ हो, पश्चिम एशिया के साथ हो, या अन्य जो राज्य हैं दक्षिण एशिया के राज्य हो गए, वहाँ तक ये व्यापार कर सकता है। तो इस महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए गुजरात पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके दो सेनापति जाते हैं, एक उलूग खान और दूसरा नुसरत खान। नुसरत खान आक्रमण करेंगे, और अब क्या होगा कि ये जो है यहाँ के राज्यों को, जैसे आपको सोमनाथ के मंदिर की लूट देखने को मिलेगी इस समय। फिर अनिहल बाड़ा पर आक्रमण करेगा, अनिहल बाड़ा पर आक्रमण करेगा।
यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ से ये मलिक काफूर को प्राप्त करेगा। मलिक काफूर को प्राप्त करेगा खंबात के बंदरगाह से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है इसने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि कब्जा कर लिया और पूरे गुजरात पर कब्जा कर लिया और यहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। और तोड़फोड़ करने का थोड़ा सा जो है, क्योंकि अब ये यूजीसी नेट वालों की क्लास है तो थोड़ा सा मैं खुल के बात कर सकता हूँ आपके साथ। तो देखिए, जब भी धर्म की बात आएगी, मंदिर क्यों तोड़े जाते थे उसके पीछे का कारण। मंदिर एक तो सबसे प्रमुख बात है कि धन का केंद्र होते थे, धन का केंद्र होते थे। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हिंदू, अगर हिंदू प्रजा है तो उसके अगर मंदिरों को तोड़ा जाएगा तो उसका क्या होगा, हतोत्साहित तो होगी, उसका मनोबल गिरेगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर गुलाम बनाना है तो सबसे बड़ी जो शक्ति है उसकी, उस पर वार किया जाता है। तो ये लोग भी जो है हमारे देवी देवताओं पर वार करना शुरू करेंगे, हिंदू धर्म के लोगों पर वार करना शुरू करेंगे, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जो है लोगों का मनोबल, और एक प्रकार से लोग दास्ता स्वीकार करना शुरू कर देंगे कि जो हमारे देवी देवता जिन सुल्तानों से नहीं लड़ पा रहे तो हमारी जनता कैसे लड़ पाएगी। तो उस प्रकार की मानसिकता धीरे धीरे जो है लोगों के मन में विकसित होना शुरू होती है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए तो ये दो कारण रहते थे मंदिरों को तोड़ने के। तो अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि राजा कर्ण पर आक्रमण होता है और राजा कर्ण क्या करेंगे, उलूग खान और नुसरत खान जो है इसे हराकर ये शरण लेगा अब देवगिरी में। देवगिरी, जहाँ का शासक रामचंद्र है। तो यहाँ जैसे जो मैंने कहा था कि देवगिरी के 1296 में लूट की गई थी, आगे आपको देखने को मिलेगा कि 1307 में फिर देवगिरी पर आक्रमण करेगा। और देवगिरी पर आक्रमण करने का एक कारण यही रहेगा कि उसने जो है राजा कर्ण को, या राय कर्ण जो था वहाँ का, उसको शरण दी थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो ये था गुजरात अभियान से संबंधित जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फिर आते हैं, आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1299 रणथंभौर का आक्रमण। रणथंभौर का आक्रमण क्या है, तो रणथंभौर के आक्रमण में अगर बात की जाए तो राजपुताना वाला क्षेत्र है, राजपुताना वाला क्षेत्र। और यहाँ पे आक्रमण करने के लिए दो व्यक्तियों को भेजेगा, वही उलूग खान और दूसरा आपको देखने को मिलेगा नुसरत खान। नुसरत खान। तो अभी क्या होता है कि रणथंभौर का जो किला होता है वहां पर ये घेराबंदी करके बैठा होता है, लगभग एक साल तक इसे किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं होती। अंत में क्या होता है, जो हमीर देव थे यहाँ के राजा, हमीर देव पर आक्रमण किया गया था। और आक्रमण का कारण ध्यान रखिएगा कि केवल महत्वाकांक्षा थी एक बड़े क्षेत्र पर राज्य स्थापित करने की, या तो अधीनता स्वीकार कर ले या तो युद्ध करे राजा। तो उस प्रकार से तो एक साल तक जो है इसने उसकी किलेबंदी करके रखी है, घेराबंदी करके रखी। और बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो हमीर देव का जो मंत्री होगा रणमल, वो जाकर क्या करेगा, सुल्तान से मिल जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाएगा। और आपको देखने को मिलेगा कि सुल्तान हमीर देव की हत्या हो जाएगी, हमीर देव वीरगति को प्राप्त होगा। और उसकी जो रानी थी रंग देवी, हमीर जो रासो किताब है, हमीर रासो किताब, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने भी जो है क्या किया था, तो जौहर किया था, ये भी आग में कूद गई थी। तो इस प्रकार से आपको जौहर की पहली घटना ये देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो रहेगी पद्मिनी से, या जो पद्मावती थी उनसे पहले की ये घटना रहेगी। पद्मावती जो है 2 साल बाद आपको जौहर करती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये उनसे पहले करती है रंग देवी। तो इस प्रकार से जो है हमीर रासो नामक जो किताब है उसमें ये वर्णन मिलता है कि जो रंग देवी हमीर देव की पत्नी थी उन्होंने जौहर किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नुसरत खान था उसकी भी यहाँ पे हत्या हो जाती है, वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अब उसका एक सेनापति उलूग खान बचता है और एक जो है मलिक काफूर उसे प्राप्त हुआ है खंबात के बंदरगाह से। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे आप 1301 में जो है रणथंभौर की विजय होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें रणथंभौर के आक्रमण से संबंधित थी। आगे चलते हैं और देखते हैं चित्तौड़ विजय। 1303 में आक्रमण किया था और चित्तौड़ के जो कारण माने जाते हैं, कुछ कारण ये थे कि चित्तौड़ मालवा जाने का क्षेत्र देता था, मालवा का रास्ता एक। दूसरा प्रतिष्ठा को चुनौती दी थी। होता क्या है, जब गुजरात जो है, गुजरात पर आक्रमण किया जा रहा था, थोड़ा सा चित्तौड़ की हम लोकेशन को जानने की ट्राई करेंगे तो गुजरात यहाँ पे है और मालवा यहाँ पे है। और ये राजपुताना वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि चित्तौड़ इस वाले इलाके में।
जब दिल्ली से सेना निकली तो वो क्या गुजरात जाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट रास्ता मांगा था। लेकिन यहाँ से जो है राजा ने या जो रतन सिंह जो यहाँ के राजा थे उन्होंने मना कर दिया था रास्ता देने से। तो उसके कारण एक टुकड़ी इसको सिंध से होकर भेजनी पड़ी थी गुजरात, और दूसरी जो है इसी वाले अलग क्षेत्र से यानी कि चित्तौड़ वाले क्षेत्र से ना भेजकर किसी अन्य राजपुताना वाले क्षेत्र से भेजनी पड़ी थी। तो इससे जो है काफ़ी प्रतिष्ठा को चुनौती दी थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसके लिए खफा चल रहा था। और मालवा का रास्ता अब आपको देखने को मिलेगा कि 1305 में तो मालवा को जीतेगा, तो मालवा के लिए रास्ता भी जरूरी था। तो इसलिए जो है मालवा को जीतने के लिए और ये रास्ता, और एक और कारण जो है पद्मावती, जो मोहम्मद जैसी की किताब है उसके अनुसार जो है पद्मावती पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा। तो ये कुछ 3 कारण जो है हमें देखने को मिलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों जो है आक्रमण करता है, कहाँ पे, चित्तौड़ पे। तो इस प्रकार से आपको कारण समझ आ गए होंगे। अब चित्तौड़ की विजय का क्या कारण रहता है? चित्तौड़ की विजय में आपको देखने को मिलेगा कि राणा रतन सिंह की जो है मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे। राणा रतन सिंह की मृत्यु होगी और रानी जो पद्मावती है, पद्मावती जो है वो जौहर करेंगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद जो इसका पुत्र था खिज्र खान, उसको वो चित्तौड़ का क्या करेगा, सूबेदार नियुक्त करेगा, सूबेदार नियुक्त करेगा। और दूसरा आपको यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगी कि खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम वो खिजराबाद रखेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए तो अमीर खुसरो, जिसको खिलजी ने अपने समय में क्या संरक्षण देकर रखा था, वो भी इस आक्रमण में खिलजी के साथ गया हुआ था। और जब खिलजी इसकी चित्तौड़ दुर्ग की जो है किलेबंदी कर कर बैठा था, उस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जो मंगोलों का एक सेनापति था, मंगोलों का जो सेनापति था तारगी, उसने इस पे आक्रमण किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उस पर आक्रमण किया था तारगी नामक मंगोल सेनापति ने। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन से राज्यों पर आक्रमण किया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1305 में मालवा पर आक्रमण किया। यहाँ पे आपको परमार वंश का शासक दिखाई देगा। परमार वंश का शासक जो है जिसका नाम था महलक देव, वो यहाँ पर शासन कर रहा था। तो महलक देव जो है सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेता है, या उसको जो है संघर्ष करके हरा दिया जाता है। और आइन उल मुल्क नामक जो सुल्तान का सेनापति था उसने क्या किया था, महलक देव को हराया था। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। और मालवा जीतने के साथ ही उसको क्या प्राप्त हुआ था, मझधार उच्च क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ये क्या है, तो ये एक ट्रिक है यहाँ जो प्राप्त क्षेत्र थे उनको याद रखने की। तो मान से आ जाएगा मांडू, ज से आएगा जालौर, धा से आएगा धार नगरी, उच्च से आएगा उज्जैन, और च से आएगा चंदेरी। तो ये क्षेत्र जो है किसको, मालवा जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुए थे। जलौर जो है आपको देखने को मिलेगा 1311 में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से जो है मालवा पर आक्रमण के कुछ औचित्य थे और वो प्राप्त करने में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा था। आगे चलते हैं और देखते हैं 1316 में। 1316 में मंगोल आक्रमण का प्रतिकार किया था, सीमांत क्षेत्र मंगोलों को पराजित किया इस आक्रमण में इसने। तो इसके समय में माना जाता है कि लगभग 6 आक्रमण हुए थे, मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे, जो 1297 से लेकर 1306 तक देखने को मिलेंगे। तो कितना शक्तिशाली रहा होगा ये कि मंगोल आक्रमण कि इसका 1316 तक शासन काल था, लेकिन फिर भी मंगोलों का केवल प्रारंभिक, जब ये 1296 में बैठा था, प्रारंभिक काल में ही आक्रमण कर पाए थे। उसके बाद तो इसने खुद को इतना स्ट्रांग कर लिया था कि मंगोल इसकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि मंगोलों को इसने 1316 में भी पराजित किया था। और आगे आते हैं 1308। 1308 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है मारवाड़ की विजय का उल्लेख कर लेते हैं कि मारवाड़ को कैसे जीता था। तो मारवाड़ या इसी क्षेत्र को कहा जाता था सेवान। तो सेवान का शासक था शीतलदेव, और शीतलदेव को हराने के लिए इसने यहाँ पे भेजा था जिस व्यक्ति को, वो था कमालुद्दीन गुर्ग। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने जो है शीतलदेव को हरा कर मारवाड़ वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और ये बात कब की थी, तो ये बात है 1308 की। तो इस प्रकार से आप प्रमुख विजय में, उत्तर भारत की विजय में ये चीजें ध्यान रख सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे उत्तर भारत को इसने जीत लिया, उत्तर भारत को जो है ये वाला क्षेत्र जो है जीत लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज आएगी
वो आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करेगा। देवगिरी हालाँकि इसके कब्ज़े में पहले से है, लेकिन अब देवगिरी क्या करेगी, कर देना बंद कर देगी 1307-8 के आसपास। फिर इसे जो है मलिक काफूर को भेजना पड़ेगा आक्रमण के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब क्या है, विंध्या पर्वत को पार करने वाला विंध्या पर्वत को पार करने वाला पहला सल्तनत का शासक था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं हम इसके दक्षिण अभियानों में। जिसका नेतृत्व करेगा इसका दक्षिण अभियान, जिसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका भरोसेमंद सेवक जिसका नाम था मलिक काफूर। और मैं बात कर चुका हूँ कि कहाँ से प्राप्त हुआ था 1000 दिनारियों से, ये प्राप्त हुआ था उसे खंबात से। मलिक काफूर जो है नेतृत्व करेगा, खंबात से प्राप्त हुआ था। और ये जो दक्षिण अभियान है इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ किताबें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक है बर्नी की किताब तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। दूसरी दूसरी है अमीर खुसरो की किताब, अमीर खुसरो की किताब जिसका नाम रहेगा खजाई उल फतहू, उल फतहू। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी इसामी की रचना। इसामी की किताब का नाम है फुतहुत उस सलातीन। तो इन किताबों से जो है दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपके लिए हो जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि विंध्या पर्वत को पार करने वाला पहला सल्तनत का शासक था। दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। और किसके किताबों से ये जानकारी मिलती है, तो बर्नी की किताब से, अमीर खुसरो की किताब से और इसामी की फुतूत सलातिन की किताब से मिलती है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं देवगिरी पर आक्रमण कब करेगा। तो देवगिरी पर आक्रमण आपको देखने को मिलेगा इसका देवगिरी पर दूसरा अभियान था। पहला अभियान जो है इसने 1296 में किया था, जिस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो दूसरा अभियान किया और दूसरे अभियान का कारण क्या था, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रायकरण है, रायकरण को शरण दी थी, शरण दी थी और शरण दी। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अधीनता स्वीकार की थी। इसने पहले क्या था, 1296 में अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी देवगिरी वाले क्षेत्र में। अब आपको देखने को मिलेगा कि अधीनता स्वीकार किया हुआ सामंत क्या कर रहा है, किसी विरोधी या विपक्ष के राजा को क्या कर रहा है, शरण दे रहा है। तो एक बड़ा कारण हो चुका था, संप्रभुता को चुनौती दी थी उसने अलाउद्दीन खिलजी के। और दूसरा कारण था, इसने कर देना बंद कर दिया था, कर देना रामचंद्र ने बंद कर दिया था। तो ये दो बड़े कारण थे जिसके कारण जो है रामचंद्र पर आक्रमण करना पड़ता है। और रामचंद्र 1307 और 8 में ये विजय होती है रामचंद्र पर। और उसके बाद मलिक काफूर क्या करता है, यहाँ काफ़ी लूटपाट करता है देवगिरी में और रामचंद्र को बंदी बनाकर दिल्ली भेज देता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। जो मूवीज में दिखाया जाता है उस करैक्टर से बिल्कुल विपरीत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दूरदर्शिता इस प्रकार की थी, ये क्या करता है यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट पॉलिसी में क्या देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राय रायन की उपाधि देगा ये, राय रायन की उपाधि देगा ये, किसको, रामचंद्र को उपाधि देगा। और इतना ज़्यादा सम्मान करेगा उस व्यक्ति का कि राय जो रामचंद्र है ये जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती 1313 के आसपास तक, तब तक ये कभी भी दूसरी बार विद्रोह नहीं करेगा। तो इतना ज़्यादा जो है सम्मान मिला। और ये सॉफ्ट पॉलिसी थी उसकी, किस प्रकार से उसने, अलाउद्दीन ने जो है इसे कंट्रोल करके रखा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बारंगल का युद्ध। बारंगल के युद्ध में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रत्यरुद्रदेव जो शासक था, यहाँ पे काकतीय वंश शासन कर रहा था। और इनका जो शासक था प्रत्यरुद्रदेव, उसने क्या किया था, मलिक काफूर ने यहाँ अपारधन लूटा, बरंगल को सल्तनत के अधीन लाया था। तो बरंगल का जो अभियान था ये द्वितीय अभियान था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे द्वितीय अभियान था। पहला जो अभियान आपको देखने को मिलेगा वो 1303 में किया था इसने, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन काकतियों के द्वारा हरा दिया गया था इसको उस दौरान, काकतियों से पराजित हुआ था। और कारण क्या था, बारंगल पर ये अभियान करने का धन तो खैर था ही था, लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण था वो था प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना। क्योंकि उसने क्या किया था, पहले हार चुका था अलाउद्दीन खिलजी, तो एक कलंक के तरह ये अपने ऊपर इस चीज़ को ले रहा था कि कैसे कोई छोटा राज्य मुझे हरा सकता है। तो वारंगल वही जो मैंने आपसे बात की कि तेलंगाना वाले क्षेत्र में आपको देखने को ये इलाका मिलेगा,
यहाँ जैसे वारंगल, देवगिरी भी इसी क्षेत्र में और वारंगल भी इसी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश वाले इलाके। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका वाले क्षेत्र में होयसाल, द्वारसमद जिनकी राजधानी थी। तो द्वारसमद वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि द्वारसमद का जो राजा था बल्लाल देव, बल्लाल देव उसको क्या करता है, ये पराजित करेगा, उसको पराजित करेगा और होयसाल को अपने नियंत्रण में लाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण में। फिर मदुरई अभियान करेगा, लगभग 1311 में ही मदुरई अभियान भी हुआ था। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मदुरई वाला अभियान था, यहाँ पे दो भाई थे, एक का नाम था सुंदर पांड्या और दूसरे का नाम था वीर पांड्या। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि 1311 में सुंदर पांड्या और वीर पांड्या दो भाई थे, कहाँ पे, मदुरई में, और इनके बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। तो जो सुंदर पांड्या है वो अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगेगा, और अलाउद्दीन खिलजी तो ये इसी ताक में था कि किसी प्रकार से जो है मदुरई वाले क्षेत्र में या दक्षिण, सुदूर दक्षिण में जो है उसे हस्तक्षेप करने का मौका मिले और अपनी अधीनता स्वीकार कर पाए। तो सुंदर पांड्या के जब सहायता मांगता है तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को भेजता है, और मलिक काफूर क्या करेगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सुंदर पांड्या का सहयोग करेगा और उसके बाद जो है काफ़ी लूटपाट मदुरई वाले क्षेत्र में करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 1311 में। अंतिम जो आक्रमण रहेगा इसका वो रहेगा पुनः देवगिरी पर, देवगिरी पर तीसरा अभियान रहेगा इसका 1313 में, देवगिरी पे तीसरा जो अभियान होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि रामचंद्र जो है अपनी मृत्यु तक अब इससे कभी भी विद्रोह नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र जैसे ही रामचंद्र की मृत्यु होगी और उसका पुत्र सिंह शंकर देव या सिंहन देव गद्दी पर बैठेगा, वो कर देना बंद कर देगा। फिर मलिक काफूर जाएगा और मलिक काफूर जो है उसकी हत्या कर देगा और फिर यहाँ पे लूटपाट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे, प्रमुख अभियान एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, विद सेनापति और अगेंस्ट किस राजा के, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपको पूरी तरह से वो चीज़ें समझ आई हो और एक माइंड मैप आपके दिमाग में फ्रेम हो चुका हो। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें रहेंगी। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या चीज़ रहेगी। तो दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया जो उससे पहले कोई नहीं कर सका। इन अभियानों से भारी धन आया जिससे वह सैनिक और प्रशासनिक सुधार कर सका। तो अलाउद्दीन की बाजार नीति को देखने से पहले यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारत है और ये वाला जो है, देखिए यहाँ पे दिल्ली है और ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा दक्षिण में, दक्षिण वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय जब यातायात के साधन नामात्र थे, संचार सुविधा नामात्र थी, उस दौरान माना जाता है कि दिल्ली से सुदूर दक्षिण में या दक्षिण वाले हिस्से में कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। और यहाँ से जितनी आय, अगर इसको अलाउद्दीन खिलजी क्या करता, प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता, प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ पे स्थापित करता, तो होता क्या उससे, तो उससे होता कि उसे यहाँ के प्रशासन का खर्च उठाना पड़ता, क्योंकि एक गवर्नर नियुक्त करना पड़ता, अपनी सेना रखनी पड़ती यहाँ पे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता। तो इससे बढ़िया उसने क्या सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो राजा है, शासन प्रशासन उन्हीं के हाथों में रखा जाए, लेकिन केवल अधीनता, क्योंकि वो उसकी शरण में रह रहे हैं, उसके लिए कुछ धन जो है उनसे मांगा जाए। तो इसने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि दक्षिण के राज्य आपको देखने को मिलेंगे कि जब भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत जोड़ेगा, आगे चलकर औरंगजेब के समय में देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखिएगा, तो जब भी उत्तर से दक्षिण जोड़ेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वो साम्राज्य इतना बड़ा हो जाएगा और उसका प्रशासनिक खर्च इतना हो जाएगा कि दक्षिण वाले राज्य जो है वो दक्षिण के प्रशासन का खर्च नहीं उठा पाएंगे। और आपको देखने को मिलेगा कि जो साम्राज्य होगा वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होना शुरू होगा और टूटना शुरू कर देगा। तो इसीलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी इस बात को भली भांति जानता था, तो उसने सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया, केवल उन पे प्रभाव रखा अपना, किसी प्रकार से उनको जो है उसने अपने अधीन नहीं मिलाया। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट रखिए, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया गया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं बाजार नीति के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की अभी कि हम जो है किसी भी शासक के बारे में पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो राजनीतिक हमने देख लिया कि क्या क्या साम्राज्य विस्तार थे, साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से हुआ, सुल्तान, उमरा और उलेमा की क्या स्थिति थी, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब देखेंगे इसका
आर्थिक नीतियाँ कैसी रही? तो आर्थिक नीतियों पे अब आते हैं। आगे जो चीज़ रहेगी आर्थिक नीतियों में सबसे पहले देखेंगे हम मुख्य जो सुधार किए थे वो थे मूल्य नियंत्रण या प्राइस कंट्रोल वाला। तो इसने क्या किया था, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली आई थी, थोड़ा सा आप जो है पहले जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण क्यों आवश्यक था? तो देखिए, एक तो क्या था, इसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी और ये बाजार नियंत्रण कुछ और नहीं था। जैसे वर्तमान में आपको क्या देखने को मिलता है, भारत देश में वर्तमान में कैंटीन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, आर्मी की कैंटीन वाला सिस्टम जो देखने को मिलेगा, बिल्कुल वही चीज़ है बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण में क्या था कि इसने क्या किया, सबसे पहले मूल्यों को नियंत्रण रखा ताकि महंगाई ना आए, मूल्यों को नियंत्रण रखा। उद्देश्य क्या थे इसके या कारण क्या रहे बाजार नियंत्रण प्रणाली के, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। दूसरा जो किया, लोगों पर प्रभाव कम पड़े, महंगाई का प्रभाव, महंगाई का कम हो। तीसरी जो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो रहेगी कि ये एक स्थायी सेना बनाना चाहता था, स्थायी सेना बनाना चाहता था, लेकिन इतना धन नहीं था, इतना ये सेना को वेतन नहीं दे सकता था कि वो बाजार से महंगाई वाले दामों पर चीज़ें खरीद सके। और अगर महंगाई बढ़ती रहेगी बाजार में तो होगा क्या, स्थायी सेना जो होगी वो वेतन की डिमांड करेगी और जब वेतन नहीं दे पाएगा तो कोई लोग जो है सेना में भर्ती नहीं होना चाहेंगे, वो कोई और रोजगार अपने लिए खोजना शुरू कर देंगे। तो स्थायी सेना बनाए रखने के लिए जरूरी था कि क्यों ना उन्हें जो है कम दामों में चीज़ें उपलब्ध करवाई जा सके। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्थायी सेना हुई, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो मंगोलों के आक्रमण के लिए आवश्यक थी स्थायी सेना, तो मंगोलों के आक्रमण को रोकना एक और कारण हो सकता है इसका। और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि उत्पादन लागत को नियंत्रित करना। और जो छठा कारण रहेगा वो था इसका साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार कहाँ, दक्षिण, सुदूर दक्षिण तक के जो लंबे लंबे उसके अभियान थे, जिसमें रसद का खर्च, सेना का खर्च, वर्षों की यात्रा। आपने देखा 1308 में इसने रामगिरी को जीता, देवगिरी को जीता था रामचंद्र के नेतृत्व में। उसके बाद से मदुरई तक, मतलब दक्षिण से, मध्य भारत से लेकर दक्षिण तक पहुंचने में इसे 6 वर्ष लग गए थे और जीतने में। तो उस दौरान का जो खर्च है वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आवश्यकता धन पड़ा रहे। और धन कब होगा, जब वो बाजार में मूल्यों को नियंत्रित रखेगा और महंगाई नहीं आने देगा, किसी प्रकार की जमाखोरी नहीं होने देगा, तो वो तभी प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है इसने मूल्य नियंत्रण करने की कोशिश की। तो ये जो है बाजार जो नियंत्रण प्रणाली है उसके कुछ कारण थे। उसके बाद बात करते हैं कि वस्तुएं कहाँ से आती थी। वस्तुएं कहाँ से आती थी, तो वस्तुएं आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पीडीएफ में इतने जो नोट्स है इस प्रकार से पीडीएफ नहीं बना हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैं आपके साथ हैंड रिटन नोट्स बनवा रहा हूँ आप भी उसी प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है, कई बार चीज़ें उस प्रकार से नहीं हो पाती जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैं आपको रिटर्न नोट्स दे रहा हूँ उन पे आप ज़्यादा भरोसेमंद रहे और उन पे ज़्यादा बाहरित रहे। तो इस प्रकार से आगे बात करते हैं कि वस्तुएं कहाँ से आती हैं। तो वस्तुएं कहाँ से आती थी, तो खालसा भूमि में जो उत्पादन होता था वहां से वस्तुएं बाजार में आती थी। और किसान जो है किसी आम व्यक्ति को वस्तुएं नहीं बेच सकता था, बल्कि उसे परमिट प्राप्त किए व्यापारी को वस्तु बेचनी पड़ती थी, तो पहला चीज खालसा भूमि क्या है, तो खालसा भूमि क्या होती थी, तो मान के चलिए कि इस प्रकार से राज्य की भूमि है, एक तरफ से उसने अपने सरदारों में भूमि बांट रखी है जिसे इक्ता कहा जाता था। खैर अलाउद्दीन के समय में तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी इक्ताएँ दी जाती थी, इक्ताएँ इसने ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ सामंत तो ऐसे थे जिनके अंडर कुछ-कुछ ज़मीनें होती थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो है राज्य बँटा हुआ है जो इक्ता भूमि के अंतर्गत आता है, और दूसरा जो डायरेक्ट केंद्र के कंट्रोल में है, जिसका सारा पैसा, राजस्व जो है केंद्र के लिए जाता है, यानी कि अलाउद्दीन के राजकोष में जाता है, उसे कहते हैं खालसा भूमि। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि खालसा भूमि सीधे केंद्र के नेतृत्व में या केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि होती है। तो जहाँ पे ये जो खालसा भूमि है, यहाँ से जो उत्पादित वस्तुएँ थी, यहाँ से जिस प्रकार से अनाज उत्पादित होता था, कोई अन्य वस्तु या किसी प्रकार के कपड़े की बुनाई होती थी, वो सारी चीज़ें जो है उनका उत्पादन होने के बाद वो बाजार में जाती थी, लेकिन आम व्यक्ति को नहीं बेच सकते थे, उसको परमिट प्राप्त किए व्यापारी को ही बेच सकते थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती थी। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब व्यापारी कौन होगा, कैसे इस चीज़ को जो है ध्यान रखा जाए।
तो व्यापारी जो है वो होगा जो सहना मंडी एक कार्यालय का नाम है, एक अधिकारी का भी नाम है जो उस कार्यालय में बैठता है। सहना मंडी से परमिट प्राप्त करेगा और इसके अलावा क्या है, एक तो परमिट प्राप्त करना होगा और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा धन नहीं है तो वे व्यापारियों की सहायता भी करता था और उन्हें ऋण भी उपलब्ध करवाता था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है व्यापारियों को बाजार भी दे रहा है और ऋण भी दे रहा है। बदले में वो क्या मांग रहा है, तो कुछ शर्तें हैं उसकी कि किस प्रकार से जो है चीजें रहेगी। तो उसकी शर्त पहली थी कि निश्चित दर पर जो है वस्तुओं की बिक्री की जाए, वस्तुओं की बिक्री हो। तो अगर निश्चित दर पर वस्तुओं की बिक्री हुई तो उससे क्या होगा, महंगाई कंट्रोल रहेगी। और ये बिक्री के लिए जो निश्चित दर रहती थी ये केंद्र स्वयं डिसाइड करता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मुख्य अधिकारी होते थे उनके द्वारा डिसाइड होती थी ताकि महंगाई को रोका जा सके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो दर है वो निश्चित रहती थी और उसी के अनुसार जो है इनको व्यापारियों को जो है चीज़ें बेचनी पड़ती थी। और अगर कोई इस बात का उल्लंघन करता तो माना जाता है, जैसे कोई 1 किलो के स्थान पर अगर 800 ग्राम ही चावल किसी व्यक्ति को दे रहा है या किसी सैनिक के परिवार को दे रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, अपने गुप्तचरों के माध्यम से उसने इतना कड़ा नियंत्रण रखा था कि अगर उसे इस प्रकार की कोई घटना मिल जाती तो जो 800 ग्राम चावल वो दे रहा था और 200 ग्राम जो कम थे, तो माना जाता है कि वो उस व्यापारी के शरीर से काटकर मांस उतना काटकर जो है उसमें डाला जाता था ताकि कोई दूसरा व्यापारी इस प्रकार की बात ना कर सके या इस प्रकार की धांधली ना कर सके। तो उसके लिए भी ये चीजें की जाती थी। तो मांस को काट कर जो है उतना मांस उसके शरीर से काट दिया जाता था, मिलाया तो नहीं जाता था। लेकिन ये है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं किस प्रकार से आपके सामने चीज़ों को व्यक्त करना चाहता था। आगे देखते हैं, जमाखोरी ना करें। जब हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे मुद्रास्फीति का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जमाखोरी, यानी कि जमाखोरी क्या है, आपने क्या किया कि अपने पास चीज़ें जमा कर ली। जैसे वर्तमान में मान के चलिए प्याज सही दाम चल रहे हैं, 20 रुपए किलो बाजार में बेचा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको अपने कोल्ड स्टोरेज में, अपने गोडाउन में क्या करेंगे, जमा करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, जो आपूर्ति यानी कि जो पीछे से सप्लाई आ रही थी वो आपने बाधित कर दिया, आपने अपने पास रोक लिया। उससे क्या होगा, बाजार में कम प्याज जाएगा और बाजार में जब कम प्याज जाएगा तो धीरे धीरे मांग बढ़ना शुरू होगी, मूल्य बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जमाखोरी एक बहुत बड़ा कारण रहता है महंगाई का। जो कालाबाजारी होती है या लोग व्यापारी जो है सामान को रोकना शुरू कर देते हैं। तो वर्तमान में भी सरकारें जो है इस चीज़ से निपटने का प्रयास करती है। और आज से 700 वर्ष पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार की चीज़ें कर रहा था। तो सोचिए कितना आधुनिक रहा होगा उसका दृष्टिकोण और किस प्रकार के रहे होंगे उसके विचार। तो यहाँ पे जमाखोरी को उसने रोकने का प्रयास किया ताकि जो है मुद्रास्फीति ना आए। तो ये ध्यान रखिएगा, जमाखोरी को रोकने का, यानी कि जमाखोरी कोई व्यापारी नहीं कर सकता। और तीसरी जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बहुमूल्य कोई वस्तु खरीदनी हो, घोड़ा हो गया या अन्य किसी प्रकार के वस्त्र हो गए जो अरब संसार से आते हो या अरब क्षेत्र से आते हो, तो उन बहुमूल्य वस्तुओं को जो है खरीदने से पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि सुल्तान के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अब देखते हैं कि प्रशासन, आखिर ये चीज़ें तो शर्तें हमने देख ली, लेकिन प्रशासन कंट्रोल कौन करता था इस क्षेत्र को, या बाजार में नियंत्रण कौन रखता था। तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण पद, जिसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको दीवाने रियासत कीजिएगा, दीवाने रियासत आपको देखने को मिलेगा। उससे नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे शाहने मंडी। और एक आपको देखने को मिलेगा यहीं पे अदल, या जिसे कहते हैं सराय अदल। ये क्या होता था, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली का न्यायाधीश होता था। दीवानी रियासत की बात की जाए तो इस यही जो है सारे रूल रेगुलेशन डिसाइड किया करता था और ये बाजार का नियंत्रक या निदेशक हुआ करता था, निरीक्षक हुआ करता था। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बरीदे मंडी। ये क्या होता था, ये निरीक्षक होता था, ये बाजार का अधीक्षक होता था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा महियान या मुन्ह्यान भी जिन्हें कहा जाता है, महियान या मुन्ह्यान। तो ये क्या थे, ये गुप्तचर लोग थे, ध्यान रखिएगा इस बारे में।
तो गुप्तचर लोग जो है कि क्या चीज़ जो है बाज़ार में चल रही है, उस चीज़ का वेश बदल कर या किस प्रकार का कोई व्यापारी धांधली तो नहीं कर रहा है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और उन पर नज़र बनाए रखने के लिए जो है सुल्तान के गुप्तचर लगातार बाज़ार में घूमते दिखाई देते थे। तो इस प्रकार से जो है ये सारा प्रशासन रहेगा बाज़ार नियंत्रण प्रणाली को। और इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो बाज़ार नियंत्रण प्रणाली जो है उसका क्या प्रभाव रहा वो देखते हैं। तो प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा कि मुद्रास्फीति रुकी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण देखने को मिलेगा। दूसरा, एक स्थायी सेना बना है, स्थायी सेना बनाने में सफल हुआ। मंगोलों के आक्रमण पर, मंगोलों के आक्रमण का प्रतिरोध किया और आपको देखने को मिलेगा कि 6 आक्रमण हुए इसके दौरान और वो पूरी तरह से अडिग रहा उनके खिलाफ। साम्राज्य विस्तार हमने देखा, दक्षिण तक साम्राज्य विस्तार कर पाया। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि उसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है लोगों में लोकप्रियता हासिल की। तो ये तो सारे थे उसके पॉजिटिव बिंदु, लेकिन कुछ नेगेटिव भी थे। और नेगेटिव में क्या है, सबसे बड़ा कारण कि ये केवल दिल्ली एंड दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में ही लागू था, लेकिन भारत तो पूरा भारत है, या प्रत्यक्ष नियंत्रण तक तो विंध्य से ऊपर वाला सारा इलाका था। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसकी सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज़ थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नियंत्रण वाली प्रणाली थी कि इसको या तो सुल्तान इतनी बड़ी प्रशासन खड़ा कर देता, जो जैसे मैंने कहा कि प्रशासन में जैसे मुहियान हो गए, तो ऐसी गुप्तचर व्यवस्था कर लेता इतनी ज़्यादा, लेकिन उस समय में ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा था। तो रहा होगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से डिनाई कर रहा हूँ चीज़ों को, कि हाँ, हो सकता है कुछ जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे, या हो सकता है मध्य प्रदेश वाले इलाके तक रहे होंगे, राजस्थान वाले इलाके तक रही होंगी चीज़ें, लेकिन उसके पश्चात जो है दूर दूर तक, जैसे बंगाल की बात की जाए उस वाले क्षेत्र में नहीं हो सकती, या अन्य दक्षिण वाले इलाकों में बात की जाए, दक्षिण खैर उसकी प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था, लेकिन गुजरात वाले इलाके में नहीं हो सकती। तो मान के चलिए कि 200-300 किलोमीटर के अंदर अंदर चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा दूरी बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार से प्रशासन पे नियंत्रण भी कमज़ोर होता जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रशासन पे कंट्रोल नहीं था उस समय, क्योंकि यातायात और संचार जैसी व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये सारा जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो बाज़ार नियंत्रण प्रणाली थी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार छोटी-सी नज़र हम पीडीएफ पर डालेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मुख्य सुधार मूल्य नियंत्रण, सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, घी, तेल, कपड़ा, मांस आदि के नियत मूल्य तय किए गए। इन बिक्री तय दामों पर होती थी। बाजार का विभाजन जो है किया गया, जिसमें सामान्य बाजार में अनाज, फल, सब्जी आपको देखने को मिलेगी। कपड़े और लग्जरी के बाजार आपको देखने को मिलेंगे। दास और पशुओं के बाजार आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बाजार थे इसने 3 भागों में बांट रखे थे, और 3 भागों में या 3 प्रकार के बाजार इसके समय में देखने को मिलेंगे। एक जहाँ पे आपको अनाज देखने को मिलेगा, दूसरा लग्जरी वस्तुएं जहाँ पे होती थी, और दास और पशुओं का जो व्यापार होता था उसके लिए एक अलग बाजार था। उसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो कड़ा निरीक्षण होता था। ये सारी वही बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। भंडार नीति, साम्राज्य में बड़ी जगहों पर जो है उसने भंडार यानी कि स्टॉक के लिए भंडार गृह खोल रखे थे। नगद वेतन, अब आते हैं सैन्य के सैन्य नीतियों पर, कैसे सैन्य सुधार रहे उसके। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर हम देखते हैं चीज़ों को। उससे पहले प्रशासनिक सुधार के बारे में देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने जो है सार्वजनिक सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं को या सार्वजनिक सेवाओं में योग्यता को प्राथमिकता दी। अब ये क्या है, तो अभी तक क्या हो रहा था, जैसे मैंने कहा कि मामलुक वंश के अंतर्गत क्या होता था। मामलुक वंश के अंतर्गत होता था कि जो तुर्क लोग थे केवल उन्हीं को बड़े पद मिलते थे, लेकिन इसके समय में ऐसा नहीं हुआ। इसने सही पद के लिए सही व्यक्ति का चयन किया, और देखने को आपको मिलेगा कि इस समय हिंदुओं को एंड गैर तुर्कों को भी सेना हो, प्रशासन हो, सब में शामिल किया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्रशासनिक सुधार काफ़ी सहिष्णु रहे इसके। सहिष्णु यानी किसी प्रकार की कट्टरवादिता नहीं थी कि हाँ एक ही ग्रुप से चुनेंगे, या कि ये सिर्फ योग्यता पर जो है ज़्यादा निर्भर रहता था, ये योग्यता को प्राथमिकता देता था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आगे बात करते हैं इसके सैनिक सुधारों पर।
तो नगद वेतन जो है इसने शुरू किया था, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था ताकि वे सस्ती चीज़ें जो है बाज़ार से स्वयं खरीद सकें। तो इस प्रकार से मुख्य उद्देश्य जो मैंने बाजार नियंत्रण, अच्छा ये तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के जो है आपको उद्देश्य देखने को मिलेंगे। महंगाई पर नियंत्रण रखना, सेना के सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाना, अमीरों, जमींदारों और व्यापारियों को सख्ती सीमित करना, राज्य में सामाजिक समानता बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। महंगाई पर कड़ा नियंत्रण, राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को बढ़ाया इसने। तो इससे ज़्यादा ही पॉइंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अलाउद्दीन का यह सुधार लंबे समय तक नहीं टिका। उसके बाद जैसे ही उसकी मृत्यु होती है 5 जनवरी 1316 में, तो उसके बाद ही जो है चीज़ें ये सारी इतनी ज़्यादा नियंत्रित थी कि जैसे ही कोई कमज़ोर शासक बैठेगा, वो मतलब उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रकार की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी था कि योग्य शासक का केंद्र में होना। लेकिन जैसे ही अयोग्य आएगा, चीज़ें सारी उसके हाथ से छूटती जाएगी। आगे आएगा, यह भारत के मध्यकालीन इतिहास की सबसे संगठित आर्थिक नीति मानी जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। अब जो है हम थोड़ा-सा इसके सैन्य सुधारों के बारे में देख लेते हैं। सैन्य सुधार, सैन्य सुधार एंड स्थायी सेना। तो स्थायी सेना क्यों चाहिए थी इसे? तो एक कारण ये था कि इसे करना था भाई, पहले स्थायी सेना पे बात करते हैं। तो इसने क्या किया? स्थायी सेना के लिए कुछ कारण थे। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए चाहिए था। दूसरा, आपको देखने को मिलेगा कि मंगोलों के आक्रमण के अलावा इसने साम्राज्य विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार करने के लिए चाहिए थी स्थायी सेना। सैन्य सुधारों में बात की जाए तो सैन्य सुधारों में क्या किया इसने? तो सैन्य सुधार में आपको सबसे बड़ा देखने को सुधार जो मिलेगा वो था प्रत्यक्ष केंद्रीय सैन्य व्यवस्था। प्रत्यक्ष केंद्रीय सैन्य व्यवस्था लागू की थी। यानी कि केंद्र समय समय पर आपको देखने को मिलेगा कि अपनी सेना की पूरी तरह से जांच करता था। जब भी सुल्तान बुलाएगा, उनके बुलाने पर जो सूबेदार था उसको अपनी सेना समय समय पर हथियार सबकी चेकिंग करवानी पड़ती थी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हुलिया लिखना शुरू किया, सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। ये सारे पॉइंट आप लिखते चलिएगा क्योंकि पीडीएफ में ये आपके साथ डिस्कस नहीं हुए हैं। हुलिया लिखिएगा। उसके बाद आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया और घोड़ा दागना, घोड़ा दागने जैसी चीज़ें की। घोड़ा क्यों दागते थे? तो होता क्या था कि राज्य जो है वो सूबेदारों को क्या करता था, बेहतरीन किस्म के घोड़े प्रोवाइड करवाया जाता था जो अरब ईरान वाले क्षेत्र से आए होते थे। लेकिन सूबेदार क्या करते थे? भ्रष्टाचार करने के लिए या सूबेदारों के सैनिक क्या करते थे? भ्रष्टाचार करने के लिए देखने को मिलेगा कि कमज़ोर नस्ल के घोड़ों से उन्हें चेंज कर देते थे। जैसे मान के चलिए वर्तमान में सरकार ने जो है बुलेट दे रखी है, रॉयल एनफील्ड की बाइक दे रखी है आपके किसी अधिकारी को, किसी पुलिस के व्यक्ति को, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है। लेकिन जो स्प्लेंडर जैसी छोटी बाइक है वो कहाँ यूज कर रहा है, वो सरकारी कामों के लिए यूज कर रहा है। तो उस प्रकार से घोड़े का भी वैसा ही मिस यूज होता था। तो वर्तमान में तो खैर ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती है, बहुत कम चीजें देखने को मिलती है ऐसी। लेकिन उस समय ऐसा होता था, तो उसने क्या किया, घोड़ों पे एक मोहर लगाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उसी चीज को क्या कहते थे, घोड़ा दागने की प्रथा कहते थे। और उस समय माना जाता था कि जो अश्वारोही होता था उसे 234 टन का सैलरी दी जाती थी सालाना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आगे जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतनी चीज़ें डिस्कस हो सकती थी, वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। फिर आता है शिहाबुद्दीन उमर जो 316 में देखने को मिलेगा। और इसके समय में क्या होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाबालिग पुत्र था मलिक काफूर ने उसे गद्दी पर बिठाया लेकिन जल्द ही हटा दिया। तो मलिक काफूर के समय में क्या होगा कि मलिक काफूर की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो मलिक काफूर स्वयं तो शासक नहीं बन सकता था, लेकिन शिहाबुद्दीन उमर का वो संरक्षक बनकर सारे राज्य की नीतियों को प्रभावित करना चाहता था। और यही कारण बनेगा अब कि आपको देखने को मिलेगा कि डिक्लाइन एकदम से होने लगेगा। जो दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश है, तो उसका डिक्लाइन धीरे-धीरे नहीं ना होकर एकदम से होना शुरू होगा। जैसे ही वो गद्दी में आए, गद्दी पर बैठे थे, मात्र 3 साल उसको गद्दी पर बैठने के लिए लगी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। लेकिन अब आगे देखने को मिलेगा कि 3 सालों में ही जो है, जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद अयोध्या शासक आएँगे तो 3 सालों के भीतर ही उनका निपटारा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मलिक काफूर की फिर बाद में हत्या कौन कर देगा, तो मुबारक शाह जो है, जिसने खलीफा की उपाधि ली थी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये उसकी हत्या कर देगा। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा पुत्र था, शुरू में अच्छा शासक, बाद में विलासी। खैर अच्छा तो कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसने स्वयं को खलीफा की उपाधि दी थी।
खलीफा की उपाधि ली थी इसने। खलीफा वाला कॉन्सेप्ट क्या होता था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसने खलीफा की, और माना जाता है ये कि औरतों और मर्दों दोनों की संगत में रहा करता था। मर्दों दोनों की संगत में रहा करता था। कभी कभी बर्नी तो कहता है कि कभी कभी जो है नग्न दरबार में घुमा करता था। तो इस प्रकार का क्या ही अच्छा शासक रहा होगा। खैर खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी थी। खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी तो फिर देखने को मिलेगा खुसरो खां 1320 में बैठा, 1320 अप्रैल के आसपास बैठता है और अप्रैल के आसपास बैठेगा ये। और लगभग 5 सितंबर 1320 में आपको देखने को मिलेगा कि जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक इसकी हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना करेगा, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तुगलक वंश की स्थापना करेगा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंदू धर्म को इस्लाम में परिवर्तित किया, कुछ महीनों तक इसने भी शासन किया। याद रखिएगा इसने जो है क्या पैगंबर की उपाधि ली थी, खलीफा के पैगंबर, पैगंबर की उपाधि ली थी। सॉरी, खलीफा के सेनापति की उपाधि ली थी, सेनापति की उपाधि ली थी। बाकी इसके बारे में कुछ खास चीज़ें पढ़ने को नहीं है। कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि खिलजी वंश के अंतर्गत जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक रहे, तो आपको याद रखने हैं 5 शासक, और क्रोनोलॉजी में अगर इसका भी नाम होगा तो इसके अनुसार आपको समय याद रखना होगा। तो कौन कौन से थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद रुकनुद्दीन देखने को मिलेगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलेगा, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर देखने को मिलेगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह देखने को मिलेगा, और अंत में खुसरो खान। लेकिन खुसरो खान का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये हिंदू धर्म से परिवर्तित इस्लामिक था तो इसको इतना ज़्यादा खिलजी वंश में कंसीडर नहीं किया जाता, और मान्यता भी प्राप्त नहीं थी। तब जाकर जो है तुगलक वंश के द्वारा, या तुगलक जो गाजी मलिक था उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़नी पड़ेगी। किसके बारे में, तो खिलजी वंश से संबंधित, और जो भी प्रशासन से संबंधित कुछ और चीज़ें रहेगी वो मैं आगे चलकर एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि खिलजी वंश पूर्णतः समाप्त होता है, और अगली एक लाइन है, गयासुद्दीन तुगलक ने उसे हराकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसे, तो वही खुसरो खान की बात हो रही है यहाँ पे। तो खिलजी वंश यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपने जो है खिलजी वंश को काफ़ी अच्छे से स्टडी किया होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और एक और चीज़ कि आपके दिमाग में जो अलाउद्दीन खिलजी की सन की इमेज थी उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। थैंक